गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जोहार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट की जाए, लेकिन उसके पहले मैं बताते चलूं, झारखंड का विस्तृत भौगोलिक परिचय अभी चल रहा है। विस्तृत मतलब पूरा विस्तार, और इसका भाग 1 और भाग 2 मैंने आजाद जेपीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे डाल दिया है। तो आप यूट्यूब में जाइए, आजाद जेपीएससी एकेडमी टाइप कीजिए और फिर वहां से वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। आज मैं भाग 3 लेके आ रहा हूं, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट किया जाए। ये है आपका झारखंड का 11 वन्यजीव अभयारण्य। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें मुझे बतानी है। अब समझिए, झारखंड में आपको मैंने वन बताया था, वन का परसेंट बताया था 29.62% पर हमारे झारखंड में वन फैले हुए हैं। वन के मैंने 3 वर्गीकृत किए थे 3 भाग में। उसके अलावा बहुत सारी चीजें पिछले क्लास में मैंने बताई थी, तो आप आराम से क्लास को देखिए। एक शिकायत है बच्चों का, बच्चियों, आप सभी स्टूडेंट्स का, कि जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो आप कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट क्या कीजिए ना, कमेंट कीजिएगा तभी तो मजा आएगा मुझे पढ़ाने में, और आपको भी मजा आएगा। ये ध्यान रखिएगा, जब तक आपके कमेंट नहीं आएंगे कैसे मुझे लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं ना। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, जब वन होगा तो उसमें वन्यजीव होंगे, है ना। तो बेतला में झारखंड में एक ही तो पार्क है, एक ही तो राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय पार्क। अब ध्यान दीजिएगा, बेतला नेशनल पार्क ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसका मैं कारण बताते चलूं। देखिए, ये है झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क। मैं थोड़ा शॉर्ट में भी लिखूंगा, एनपी लिख देता हूं, नेशनल पार्क। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है। ये अभी वर्तमान टाइम में है लातेहार जिला में, और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में 10 सितंबर को, ठीक है ना। 10 सितंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई। और यही नहीं, इसके अलावा आपको याद रखना चाहिए कि इसके पूर्व, जैसे लातेहार का स्थापना कब होता है, तो ध्यान दीजिएगा, लातेहार का स्थापना कब होता है, 4 अप्रैल 2001, है ना। पलामू से विभाजित हुआ। तो 2001 के पहले, यानी 4 अप्रैल 2001 के पहले ये कहां था? पलामू में था, ठीक है ना। चीजें क्लियर करते जाइएगा। ये है लातेहार में वर्तमान टाइम में, ठीक है। चलिए, अब इस बेतला का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बाइसन। ई से हो गया एलिफेंट, टी से हो गया टाइगर, टाइगर रिजर्व भी है, लियोपार्ड, और ए से आपका होगा एक्सिस, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, बेतला का फुल फॉर्म यही है, बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, एक्सिस। यहाँ मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। अभी आप जाइएगा बेतला नेशनल पार्क में तो 2-3 चीज तो जरूर मिलेंगी। पहला हाथी, ठंडी के टाइम है। दूसरा आपको मिलेगा बंदर, मंकी, और तीसरा मिलेगा आपको हिरन। ये 3 जरूर मिलेंगे। उसके अलावा भी कुछ मिल सकते हैं। टाइगर की संख्या पहले थी यहाँ पे, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, अब टाइगर लगभग न के बराबर है, या एक आध है तो है। अब ध्यान दीजिएगा, विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना कहां हुई थी? तो विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना कहां हुई थी? विश्व में बोल रहा है, भारत में नहीं। सबसे पहले बाघों की गणना यानी टाइगर की गिनती कहां हुई थी? गिनती लिख देता हूं या गणना एक ही बात है। तो यही हुई थी बेतला में 1932 ईस्वी में। क्लियर है? 1932 में बेतला में बाघों की गणना सबसे पहले की गई थी। इसके अलावा आपको यहां याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि यह बाघों को भी संरक्षित करती है। साथ ही साथ इसके अलावा नेशनल पार्क में क्या होता है, यहाँ पे नेशनल पार्क में, बेतला नेशनल पार्क में भारत सरकार द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। क्या चलाई जा रही है? यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। अब ध्यान दीजिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि इस प्रोजेक्ट के तहत बाघों को संरक्षित किया जाता है। और यही नहीं, बाघों को संरक्षित करने के अलावा, ध्यान दीजिएगा, बाघों को संरक्षित करने के अलावा उनके रहने, खाने पीने सबकी व्यवस्था की जाती है। बाघों को मतलब संरक्षित, वन्य जीवों का संरक्षण जो है ना, अधिनियम पढ़िएगा 1972, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है। खैर आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य, तो बेतला नेशनल पार्क से संबंधित ये चीजें, इसके अलावा भी डिटेल में जब चलेंगे तो बहुत सारी चीजें बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं, तो बोलिएगा 11। 12वां एक प्रस्तावित हुआ है, खैर अभी 11 है। वन्यजीव अभयारण्य में क्या होता है?
वन्य जीव मतलब वन के जीवों के लिए आश्रय स्थल बनाया जाता है, मतलब उनको रहने खाने पीने के लिए तरीके से चीजों की मुहैया करा दी जाती है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है ना, बीमार पड़ गए तो डॉक्टर को बुला के दिखाया जाता है, ठीक है ना। चलिए पहला है, मैंने लाल से लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पलामू अभ्यारण्य। देखिए पलामू अभ्यारण्य अगर नाम ले रहे हैं तो पलामू मत चल जाइएगा, फिर ये है एक्चुअली लातेहार में, इसकी स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1976। अब पलामू अभ्यारण्य खास क्यों है, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 17 जुलाई 1976 को, और यही नहीं, ये 794 वर्ग किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है, 794.33 वर्ग किलोमीटर में लगभग विस्तृत है, ठीक है ना। क्यों फेमस है, तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य अगर पूछता है तो आप बोलेंगे पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। बाकी बड़े नहीं हैं, बाकी छोटे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो 1976 में 4 वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। जेपीएससी क्वेश्चन यहां से पूछा है, मैं बताता हूं क्या पूछा था, और उस पर थोड़ा विवाद भी हुआ था। खैर चलिए दूसरा आते हैं, ये मैंने लिस्टिंग कर रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो खींच सकते हैं। चलिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पलामू में टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी, पलामू में टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना, यही पलामू, तो ये हुई थी 1974 में। कब हुई थी, पलामू टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी, 1974 में, बाघों को संरक्षित करने के लिए। खैर सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है, पलामू अभ्यारण्य लातेहार, 17 जुलाई 1976, ठीक है। चलिए दूसरा आपका हजारीबाग है, डेट आप याद कर लेंगे। हजारीबाग कहाँ है, तो हजारीबाग में है, ये 4 1976 वाले हैं। दूसरा है महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य, लातेहार में, महुआ डांड भी याद रखिएगा लातेहार में ही है। और दालमा जंतु अभ्यारण्य, यह पूर्वी सिंहभूम सॉरी, यहाँ का थोड़ा तबियत, यहाँ के थोड़ी तबियत ठीक नहीं है, और यहाँ बहुत दिल्ली में बहुत क्या बोलते हैं, ठंडी है अभी, तो ऐसे में थोड़ा सा खांसी जुकाम टाइप का हो गया है। तो चलिए खैर, महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य लातेहार में है। और चौथा आपका दालमा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो आपको बोलना है पूर्वी सिंहभूम, ये भी 23 जून 1976 को स्थापित। ये डेट आपको याद करने की जरूरत उतनी तो नहीं है, 1 2 3 4 जो इंपॉर्टेंट है वो याद कीजिएगा, मैं बता दूंगा लास्ट में। तोप चाची जंतु अभ्यारण्य धनबाद में है, ठीक है ना, तोप चाची। अब तोप चाची कैसे याद रखिएगा, जहां पे बहुत ज्यादा खनिज होगा, खनिज का आग लगा हुआ है, वहीं तोप का गोला बनेगा। तोप मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, आग लगा देना या कुछ भी कर देना। धनबाद, ये 1978 में, 3 मई 1978 को। लावालौंग, यह चतरा में, ये 7 अगस्त 1978, तो 1978 वाले 2 हो गए, ठीक है। पारसनाथ तो आप जानते हैं, पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में है, तो ये भी गिरिडीह याद रखिएगा, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य गिरिडीह में 2 अगस्त 1981 को स्थापित। उसके बाद कोडरमा, कोडरमा में ही है, कोडरमा को बोलते हैं क्या, मीका कैपिटल ना, तो 25 जनवरी 1985, ठीक है ना। उसके बाद पालकोट, ये बहुत फेमस है, पालकोट बहुत बार पूछा जाता है, पालकोट, ये है गुमला। पालकोट क्या है, देखिए पालकोट क्या है, गुमला में है। अब किसी भी चीज को पालना है, ठीक है ना, पालने का मतलब बढ़ाना है, तो गमला में आप लगाते हैं ना फूल पौधे वगैरह वगैरह, छोटे छोटे पौधे। तो ये 22 अगस्त 1990। और फिर इसके बाद 1 साल बाद उधवा पक्षी झील विहार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत बाहर से पक्षी भी आकर रहते हैं, ये साहेबगंज, जब आप जिला वाला वीडियो देखिएगा उसमें भी मैंने इसका चर्चा किया है। उधवा पक्षी झील विहार साहेबगंज 1991 में स्थापित। और यह है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखा है, यह हजारीबाग में 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान दीजिएगा, झारखंड लोक सेवा आयोग ने क्वेश्चन पूछा था कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ, उसमें ऑप्शन था कोडरमा भी, हजारीबाग भी था, पलामू, ऐसे कुछ करके 2 और था। तो उन्होंने जो आंसर जारी किया उसमें कोडरमा था। तो एक्चुअली ये 100 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, लेकिन ये एक्चुअली अगर पूछा जाए तो ये है हजारीबाग में। कहाँ है, हजारीबाग में, ना कि कोडरमा में। और आपको बताते चले कि ये चौपारण प्रखंड में है। हजारीबाग का कौन सा प्रखंड है, चौपारण प्रखंड है, वहीं पे ये है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट, तो देखिए ये याद रखिए पलामू। दूसरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दालमा, दालमा बहुत फेमस है, एक बार मैं इनको मिटा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए चीजें। दूसरा आपका दालमा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आपका लावालौंग, कभी कभी यही पूछता है। फिर आपका हो गया पालकोट, बहुत इंपॉर्टेंट। उधवा और गौतम बुद्ध तो पूछा ही है। आशा मैं नहीं बोल रहा हूं कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, आसानी से याद हो जाएंगे, लेकिन ये 4-5
5-6 जो मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब पशु पक्षी आ गए, सारे कुछ हो गए, हमारे यहाँ मिट्टी हो गया, सारा कुछ हो गया, तो अब खनिज पे बढ़ते हैं। झारखंड खनिजों के लिए ही जाना जाता है। झारखंड को बोलते हैं भारत का रूर प्रदेश, ठीक है ना। जर्मनी की रूर घाटी, जर्मनी में एक जगह है रूर घाटी वैली, वहां पे उसकी तुलना झारखंड से की गई है। अब झारखंड में दो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, क्षेत्र हैं जहां से काफी खनिज निकलते हैं। दामोदर घाटी जो मतलब दामोदर घाटी का जो पेटी है, विस्तार है, वो उसमें बहुत ज्यादा खनिज भरे हुए हैं। और झारखंड अकेले कितना खनिज उत्पादन करता है भारत का? लगभग 40%। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एकदम आप श्योर बोल दीजिए 40%, लेकिन लगभग 40%, ठीक है ना। तो नदी घाटी जो तुलना किया गया है जर्मनी की रूर घाटी से, तो भारत में झारखंड में 2 नदी घाटी है, एक तो दामोदर नदी घाटी और दूसरा स्वर्णरेखा नदी घाटी। इन 2 घाटियों में बहुत ज्यादा क्या निकलता है? ये खनिज निकलता है, ठीक है। अब बहुत सारे खनिज हैं, मिनरल्स। अब इसमें देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए एक चीज बता देता हूं मैं, कभी भी आप पढ़ाई करते हैं तो डाटा को एकदम क्लियर रखा कीजिए, अपडेट करके रखिए। क्या होता है ना, ये एकदम फैक्चुअल बात है, जिसको भी डाउट हो वो चेक कर सकते हैं, बुक्स को चेक कर सकते हैं। एक आपका बुक आता है भारत 2020, उसको चेक कर सकते हैं, उसमें सरकार का डाटा होता है। आप जब भी पढ़ते हैं ना, ऑफिशियल साइट पे चले जाइए, जो भी दिक्कत होता हो, है ना, तो ऑफिशियल साइट, बाकी बहुत सारी चीजें देख के तब आप आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि कोई बुक में लिख दिया है, आप पकड़ लिए हैं, धुन पकड़ लिए हैं कि ये होगा होगा होगा, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जैसे मैंने कोई बुक लिखी, अब उसी का रिपीटेशन चल रहा है। मैंने आज 2020 में बुक लिखी, अब वही बुक अगर 2030 में जाती है, तो मेरा काम है, या फिर जो बुक छाप रहे हैं उनका काम है कि अपडेट करना चीजों को, है ना। तो ये अपडेशन हो सकता है कि नहीं हो पा रही हो या फिर नहीं हुई हो। तो देखिए इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हैं, बहुत लोगों के मन में ये बैठ गया कि झारखंड में सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादन होता है। गलत, एकदम एक लाइन में गलत। झारखंड में 58% मीका उत्पादन होता था। झारखंड में 58% होता था अभ्रक का उत्पादन, वो 1991 की बात थी। 1991 में जरूर होता था 58%, और झारखंड भारत में शीर्ष पर था। लेकिन आज के टाइम में अगर ये परसेंटेज देखें तो बहुत ही कम हो गया है, 0.2%। तो आप भारत को, झारखंड को नंबर 1 पे क्यों लाइएगा? और अगर इसको देखना है आपको तो सरकारी डाटा पे जाइएगा, सरकार के डाटा पे जाइए, खनिज संसाधन पे जाइए, वहां आपको मिल जाएगा। और आप किताब को झुठला सकते हैं, लेकिन सरकार के डाटा को आप कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। मान लिया आयोग ने पूछा कि भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादक राज्य, ऑप्शन दिया आपका आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटका। तो अगर आप किताब वाले चीज को याद रखे हुए हैं तो आप जाहिर सी बात बोलिएगा हमने बहुत बार पढ़ी है कि 58% अभ्रक मार दिए आप। फिर आयोग भी अगर इस चीज को बोलती है कि नहीं 58% है, वो भी मान लिया आयोग गलती करती है, उसमें भी इंसान ही बैठे हुए है ना। तो वहां पे आप सरकारी डाटा को जब निकाल के ले जाइएगा तो वो मानने को बाध्य होंगे, वो मान ही लेंगे, मानेंगे। तो मैं बता देता हूं आज क्लियर कि 0.2% धीरे धीरे इसका जो है ना अभ्रक का जो, देखिए कोई भी चीज खनिज संसाधन ऐसा नहीं कि एकदम अक्षय है, अक्षय नहीं है। कुछ चीजें अक्षय है संसाधन के रूप में, बाकी चीजें अक्षय नहीं है। जैसे कोयला बोले तो अक्षय संसाधन नहीं है, ये कोयला एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, है ना। अक्षय संसाधन क्या है? पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जो कभी खत्म नहीं होगी। अक्षय मतलब जो खत्म ना हो, ठीक है, जिसका क्षय ना हो, तो अक्षय ऊर्जा है ये सब। लेकिन कोयला क्या है? अब कोयला हमेशा बहुत ज्यादा निकाल रहे तो खत्म तो हो ही जाएगा, कम हो ही जाएगा। उसी तरह अभ्रक की बात समझ में आ गई। आज के टाइम में लगभग मैं ये बोल रहा हूं 72% जो अभ्रक उत्पादन करता है वो आंध्र प्रदेश करता है। ये आपको अगर देखना है तो वैसे मैं एक बुक का नाम बता देता हूं, वहां भी देख लीजिएगा, लुसेंट में देख लीजिएगा। और मैं ये लुसेंट के आधार पे नहीं बोल रहा हूं, ये मैं ऑफिशियल साइट के आधार पे बोल रहा हूं, लुसेंट के आधार पे मैं भी नहीं बात कर रहा हूं। तो अभ्रक ये है। मीका कैपिटल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं हम? मीका कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो हम बोलते हैं मीका कैपिटल ऑफ इंडिया कोडरमा को। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, भारत में, या हम अगर झारखंड पढ़ा रहे हैं तो झारखंड की बात करें, झारखंड में स्पेशली झारखंड में जो खनिज है वो पृथ्वी के अंदर है। और पृथ्वी में बहुत सारी चट्टानें हैं, खासकर 3 मुख्य चट्टानें, और उसी के अंतर्गत और भी चट्टानें आती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित।
तो देखिएगा आपका एक समूह आता है चट्टानों का समूह जिसको बोलते हैं आर्कियन शैल की समूह। अब आर्कियन शैल की समूह में आता है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ की क्रम की चट्टानें आती हैं। इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक अधात्विक खनिज देखने को मिलते हैं। मतलब आर्कियन शैल समूह की चट्टानों में धात्विक अधात्विक खनिज मिलते हैं और कहीं ना कहीं यही सारी चीज यहाँ पे हैं। जैसे कोयला, तो कोयला गोंडवाना से मिलता है, मतलब गोंडवाना खनिज का एक टाइप है, मतलब गोंडवाना प्रकार का। जैसे धारवाड़ क्रम, तो उसी तरह गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हम आपको क्या मिलता है, कोयला मिलता है। ठीक है ना। तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। खैर चलते हैं आगे। अब आते हैं अभ्रक की बात और करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा 2001 में अगर देखिएगा, 2001 का डाटा अगर आप निकाल दीजिए तो मात्र 41 क्विंटल है, ओनली 41 क्विंटल। अब 41 क्विंटल होता कितना है, एक क्विंटल में 100 किलो, मतलब 4100 किलो ही बचा है अभ्रक, सोचिए। लेकिन पहले कितना था, बहुत ज्यादा था। तो ये सब डाटा आप याद रखिएगा। और दूसरा चीज कि यहाँ पे अभ्रक के कई प्रकार है भारत में, जैसे मस्कोवाइट है, रूबी अभ्रक है। तो भारत में झारखंड में रूबी अभ्रक ही पाए जाते हैं। कौन से अभ्रक, रूबी अभ्रक। और झारखंड में अगर देखें हम अभ्रक दो जगह मुख्य रूप से, तीन जगह वैसे, लेकिन मुख्य रूप से आपका गिरिडीह हो गया, कोडरमा हो गया और हजारीबाग हो गया। ये तीन जगह याद रखिएगा मुख्य रूप से, मैंने बताया भी है। अब आते हैं आगे, कोयला की बात करते हैं। ध्यान दीजिए भारत में, मतलब झारखंड में जो कोयला है वो 33% है। कितना परसेंट है, 33% इसका। अब दो चीज याद रखिएगा, मैं आपको एक समझा देता हूं, यहीं पे समझा देता हूं। देखिए ये बातें समझना बहुत जरूरी है। एक तो भंडारण और एक उत्पादन, दोनों दो चीज है, एक चीज नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है वो एसएससी की नौकरी कर रहा है, एसएससी में मान लीजिए वो है अपर डिविजनल क्लर्क, सपोज एग्जांपल लेते हैं अपर डिविजनल क्लर्क। कोई दो व्यक्ति का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक आदमी है रमेश और एक आदमी है सोहन। ठीक है ना। दोनों को सैलरी मान लीजिए ये है, एक यूडीसी है एक एलडीसी ले लेते हैं। सोहन को एलडीसी और इसको यूडीसी। मान लीजिए इसका वेतन है 50,000, माना मैंने, चले मत जाइएगा सर यूडीसी को ज्यादा मिलता है ना, एलडीसी वाले को मान लिया जाए मिलता है 30,000 पर मंथ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कमाता कौन है, तो आप जाहिर सी बात है बोलिएगा रमेश। यानी ये क्या हुआ, उत्पादन, मतलब कमाना, उत्पादन। और अगर बोला जाए कि बचाता कौन है, मतलब भंडारण स्टोर करके कौन रख रहा है, ज्यादा बचा कौन रहा है, स्टोर किसके पास है ना। ये तो हुआ कि 30,000 50,000, मतलब आप प्रोडक्शन जितना काम कर रहे हैं उतना आप निकाल पा रहे हैं। आप हो सकता है एलडीसी का काम कम है, कम पैसा ले रहे हैं आप, इसका काम ज्यादा है, हाई लेवल का है तो ज्यादा ले रहा है। लेकिन इसी में आप देखिएगा, मान लीजिए रमेश 50,000 कमाता है और बचाता है मात्र 10,000, बाकी सब खर्चा कर देता है, लेकिन ये इसके पास बचा हुआ है 20,000, तो भंडारण ये हो गया। देखिए इसको दूसरे तरीके से भी समझ लीजिएगा, भंडारण उत्पादन आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। खैर चलते हैं आगे, ये मिटा देता हूं मैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं कहां पे था, हाँ कोयला 33%। अब कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकलते हैं, है ना। और गोंडवाना क्रम परतदार टाइप के होते हैं, मतलब कोयला परत बाई परत बटा हुआ है। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट में लगभग 95% कार्बन होते हैं और ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होगा वो बढ़िया जलेगा, धुआं कम देगा। ठीक है। दूसरा आता है बिटुमिनस, लगभग 80 to 85%, लगभग मैं बोल रहा हूं, या इसको 75 to 85% रख लीजिए, वो है आपका बिटुमिनस। तो झारखंड में सबसे ज्यादा आपका बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। कौन सा, बिटुमिनस कोयला। देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। अब यहाँ पे दो सवाल उठते हैं, दिमाग में रखिएगा हमेशा, ऐसा मत बोल दीजिएगा जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन एकदम वन लाइनर है तो अच्छी बात है, नहीं तो घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। आपको भंडारण और उत्पादन दोनों दो चीजें मैं लिख दिया हूं। पहला कोयला, देखिए भंडार कितना है, 211 अरब टन अभी। ठीक है ना। भंडारण में प्रथम स्थान जो रखता है राज्य, जो 3 है क्रमानुसार, भंडारण यानी स्टोर करके रखा है, स्टोर ये है आपका, इतना अरब टन है यहाँ पे झारखंड में। दूसरा है आपका उड़ीसा, तीसरा है छत्तीसगढ़, यह भंडारण में। लेकिन निकाल कौन पा रहा है, उत्पादन ज्यादा कौन कर रहा है, तो देखिए उत्पादक राज्य में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है उत्पादन। इसके पास जितना भी स्टोर है उससे मतलब नहीं, लेकिन निकाल रहा है ज्यादा, 21.7%, उड़ीसा 21.03% और झारखंड 19.8%। एक चीज मैं आपको और बता दे चलूं
कि जब भी आप कोई खनिज या जब भी कोई आप फसल पढ़ते हैं जिसमें धान हो गया, गेहूं हो गया, तो उत्पादक राज्य में हमेशा अप टू डेट होते रहिएगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे देखिए ये तीनों लगे हुए हैं, कभी ऐसा हुआ कि उत्पादन किसी वर्ष ये ज्यादा कर लिया तो नंबर 1 पे चल जाएगा, ये ज्यादा कर लिया तो ये देखिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं है उड़ीसा छत्तीसगढ़ में, तो हो सकता है आने वाले वर्ष में ये ऊपर चला जाए। ठीक है ना, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 चीज मैंने लिखा है, बीसीसीएल और सीसीएल, क्योंकि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। बीसीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, इसमें झरिया क्षेत्र आता है। यानी बीसीसीएल के अंतर्गत कौन काम करता है? झरिया। झरिया कहाँ है? कहाँ है? धनबाद में। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, झारखंड में पहली बार कोयला का खनन कहाँ हुआ था? तो झरिया में हुआ था। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान झरिया कोयला खान, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार देखेगा, मतलब अगर पूछेगा कि क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो वो है कर्णपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र कर्णपुरा, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा होता है सीसीएल, सेंट्रल कोल लिमिटेड, ये तो बंद हो गया, रजहरा पलामू में है, ये बहुत पहले बंद हो गया। आपका ये हजारीबाग, लातेहार, गिरिडीह, रांची। अब से पूछेगा कि लातेहार में सिकनी कोयलवरी है, जहां से कोयला निकलता है, सिकनी सुने होंगे नाम। अभी हाल फिलहाल में वहां पता नहीं कुछ गतिविधि हुआ था, क्राइम वाला गतिविधि हुआ था, कुछ लोग को ट्रक वगैरह जलाए गए थे। तो हजारीबाग, लातेहार, गिरिडीह, रांची, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो सीसीएल के अंतर्गत आते हैं। ये चीजें भी ध्यान में आप रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, Al2O3, इसको क्या बोलते हैं हम? Al2O3। ठीक है ना। ये एल्युमिनियम का अयस्क है और एल्युमिनियम का उपयोग होता है जैसे क्या बोलते हैं, निर्माण में होता है, फिर आपका हो गया बिजली उत्पादन में हो गया, बहुत जगह होता है एल्युमिनियम का उपयोग, बर्तनों में होता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण दोनों कौन करता है? उड़ीसा। किसमें? बॉक्साइट में। उत्पादन उड़ीसा कितना करता है? 49% और भंडारण इसके पास 53% है। अब झारखंड का रैंकिंग देख लीजिए, उत्पादन में झारखंड तीसरा और भंडारण में चौथा। किसके भंडारण और उत्पादन में? तो बॉक्साइट के। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बॉक्साइट निकलता कहां है, तो आपको मैंने बताया भी था पहले भी कि बॉक्साइट आपका 2 जगह मुख्य रूप से याद रखिएगा, एक तो आपका हो गया लोहरदगा और दूसरा गुमला, बहुत ही फेमस है ना। अब आते हैं यूरेनियम पे। यूरेनियम एक आणविक खनिज है, अणु वगैरह में काम करता है, बहुत मतलब ये कीमती खनिज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज है। मेटल ऑफ होप भी कहा जाता है इसे। भारत में प्रथम स्थान अगर यूरेनियम उत्पादन में है तो वो झारखंड का, क्योंकि 80% के आसपास यहाँ पे यूरेनियम का उत्पादन होता है। लेकिन यूरेनियम निकलता कहां से? तो जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहां है? पूर्वी सिंहभूम। रट डालना है, पूर्वी सिंहभूम, जादूगोड़ा। ठीक है। अब आते हैं कॉपर पे, तांबा पे। ठीक है ना। भारत में तांबा का जो स्थान है पहला, कौन से राज्य का स्थान है? तो भंडारण उत्पादन दोनों मैंने दिखा दिया है, ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा। ये अपडेटेड डाटा है। राजस्थान में 50% और ये भंडारण में सबसे आगे है पूरे भारत में। भारत के 28 राज्य और 8 यूटी में सबसे आगे है। उत्पादन में कौन है? मध्य प्रदेश 63% के साथ। ठीक है। अब झारखंड का रैंक अगर देखें हम, तो झारखंड का रैंक कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, भंडारण में तीसरा और उत्पादन दोनों में तीसरा ही है इसका। और भारत में एक चीज याद रखिएगा, तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना भारत में बोल रहा है तो घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम, वहां पे तांबा को गलाया जाता है। एक चीज और बताते चलूं कि जब भी कोई खनिज पृथ्वी के गर्भ से निकलती है तो उसका पहले शुद्धिकरण होता है, उसको फिर रिफ्रेश करके तब उसका यूज करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट जब देखिएगा ना तो लगेगा कि ये तो पत्थर है, लेकिन वही बाद में क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लौह अयस्क। लौह अयस्क में ध्यान दीजिएगा, लौह अयस्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। लौह अयस्क, लौह अयस्क क्या है ना कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। और झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट कोटि का लौह अयस्क मिलता है। लोहे के भी कई प्रकार, जैसे हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, है ना। तो हेमेटाइट कोटि का मिलता है। एक चीज और पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन, कभी कभी ये बता देता हूं मैं, सबसे बढ़िया लोहा किस प्रकार का होता है? तो बोलिएगा पिटवा लोहा, जो ज्यादा पिटाएगा वो बढ़िया होगा, है ना, पीटने वाला। तो चलिए, झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट कोटि का जो है लौह अयस्क मिलता है।
और यही नहीं, कहां मिलता है हेमेटाइट कोटि का लोहा सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा मिलता है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम कहां मिलता है? पश्चिमी सिंहभूम। और एक चीज और याद रखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कहां है? नोवामुंडी। नोवामुंडी कहां है? पश्चिमी सिंहभूम। नोवामुंडी कहां है? पश्चिमी सिंहभूम। रट डालना एकदम आपका। फिर ये चीज देखिए, एक चीज और याद रखिएगा, यूपीएससी साफ साफ कहता है कि आप 60% कर लीजिए, हम आपको नौकरी दे देंगे, रिजल्ट दे देंगे। 60%, 100% करने की जरूरत नहीं है। तो आप ना दिमाग में बहुत ज्यादा चीजें मत भरिए, भरिए वो चीज जो आपका सबसे बेस मजबूत करता है। बेस एक बार मजबूत हो जाए ना, तो फिर आने वाले बाद की चीजों को पढ़िए। आप लोग क्या करते हैं, पहले दुनिया भर का चीजें एकदम दिमाग में डालने लगेगा, तो कहां से याद होगा? मेन चीज पहले याद कीजिए, उसके बाद दूसरी चीजों को याद कीजिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको दिमाग में एकदम याद होना चाहिए। रट्टा मार लीजिए, चाहे जैसे भी याद कीजिए। एशिया की सबसे बड़ी लोहे खान नोवामुंडी पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, अब आते हैं हम लोएस्ट में। प्रथम तो पहला है आपका उत्पादन में उड़ीसा और भंडारण में कर्नाटक। ठीक है, भंडारण में कहां है? कर्नाटक। जब आप झारखंड में चलेंगे तो उत्पादन में इसका चौथा और भंडारण में तीसरा रैंक है। ध्यान रखिएगा, भंडारण में तीसरा और उत्पादन में चौथा रैंक है। किसमें? लोएस्ट में। और यहाँ लोएस्ट कौन सा है? हेमेटाइट कोटि का, माने हेमेटाइट कोटि का भी उच्च कोटि का है। हेमेटाइट कोटि में भी कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बढ़िया मतलब लोएस्ट में पाया जाता है। और पश्चिमी सिंहभूम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगले आते हैं हम उद्योग। जब आपके पास खनिज हो गया, खनिज हो गया ना, ये सब क्या था? खनिज। तो खनिज होने के बाद अब क्या कीजिएगा? उद्योग लगाइएगा, तब ना आपका डेवलपमेंट होगा, अर्थव्यवस्था का आधार रीढ़ बढ़ेगा। एक चीज और बता दें, अर्थव्यवस्था से याद आई बात में, दिमाग में ये मतलब याद आई कि जैसे झारखंड में जो भी जितने भी खनिज हैं, उन खनिजों का 75% पैसा अकेले कोयला देता है, ये याद रखिएगा। अब उद्योग में आते हैं, दो प्रमुख उद्योग हैं जो एकदम भारत का या झारखंड का रीढ़ बोलिए, रीढ़। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो लगभग आज भी 45% उत्पादन यहां से होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसको तो भूलिए मत, डिस्को मत पढ़ लीजिएगा, ये डिस्को नहीं है, टिस्को है, टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन। अब ध्यान दीजिएगा, टिस्को क्या है भाई? टिस्को बहुत ही इंपॉर्टेंट। टिस्को में क्या आपको देखना चाहिए? तो टिस्को में ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। टिस्को का स्थापना हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। और टिस्को के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम याद रखिएगा, जमशेदजी टाटा। और ये कहाँ है? तो टाटा में है। टाटा कहाँ है? तो या बोलिएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर पूछेगा कहाँ है, तो बोलिएगा पूर्वी सिंहभूम। ठीक है ना, पूर्वी सिंहभूम। मैंने ऐसे ही शॉर्ट में लिख दिया। 1907 में। लेकिन इसमें उत्पादन कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? 1911 ईस्वी में। यहाँ सबसे पहले लोहे का उत्पादन आरंभ हुआ, लोहा। अब आप देखिएगा ना, जैसे आप घर में भी देखिएगा ना, पहले के टाइम में जैसे फावड़ा होते थे ना, कुदाल फावड़ा जो भी है, उसमें टाटा स्टील लिखे थे। बाल्टी में भी टाटा स्टील। अब तो बाल्टी के कई डिजाइन आ गए। अब तो प्लास्टिक का बाल्टी चलने लगा, कुछ दिन में शीशा का बाल्टी आ जाएगा, कुछ दिन में पता नहीं, ऐसे खाली कीजिए बाल्टी, यहाँ पे आ जाएगा पानी भरा हुआ, उसको पी लीजिए। बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे जा रहा है, पता नहीं क्या क्या होगा, पता नहीं। वर्तमान नाम इसका टाटा स्टील है। ठीक है, वर्तमान नाम क्या है? टाटा स्टील। जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना की थी। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपका है साकची में, टाटा के साकची में। और यहाँ पे देखिए, कोई भी कभी भी आप फैक्ट्री लगाइएगा या उद्योग लगाइएगा तो सबसे पहले देखिएगा कि आने जाने का रास्ता, और सबसे पहले देखिएगा जल का स्रोत, क्योंकि उद्योग को बहुत बड़े स्तर पर जल चाहिए होता है। तो यहाँ पे दो नदियां हैं, एक तो है स्वर्णरेखा और दूसरा है खरकई। इसी के संगम पर आपका, इसी के मतलब यही दोनों नदी मिलके आपको यहाँ पानी भी देता है। और यही आपका पास में ही साक्षी है। साक्षी एक गांव का नाम था। फिर आपका टाटा स्टील, इसका नाम वर्तमान में टिस्को का हो चुका है। इसके अलावा याद रखिएगा, अब जब आप उद्योग खोल दिए तो आपको लोएस्ट चाहिए, क्योंकि लोहे का उत्पादन करना है तो आपको लोएस्ट चाहिए। तो लोएस्ट का इसका परिपूर्ति दो जगह से होता है, एक तो नोवामुंडी और दूसरा है गुरुम हिसानी। ये आपका है उड़ीसा में। और नोवामुंडी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं अभी तुरंत नाम लिया हूँ, नोवामुंडी। तो चलिए खैर बता देता हूँ, नोवामुंडी कहाँ है? तो नोवामुंडी है वेस्ट आपका सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम कहाँ है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैप अगर कुछ देखिएगा, मान लीजिए इस तरह का कुछ मैप है, तो यह है आपका पश्चिमी, यह है आपका
कुछ इस तरह का पूर्वी, और ये है सरायकेला खरसावां, ये सरायकेला, ये है पूर्वी सिंहभूम और ये है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए था हमको, थोड़ा और बड़ा होता ना, इसका एरिया बहुत ज्यादा है, खैर उससे मतलब नहीं है। तो ये याद रखना है आपको। इसके अलावा और इसको क्या चाहिए, लॉ इसके अलावा अब कोयला भी तो चाहिए। कोयला से क्या होगा भाई, जलाने के लिए या फिर एनर्जी उत्पादन के लिए क्या चाहिए, कोयला। तो कोयला ये लेता है झरिया से, धनबाद से झरिया से ये कोयला लेता है। दूसरा आते हैं हम बोकारो लौह इस्पात संयंत्र, ये 1964 में स्थापित हुआ था और इसमें रूस सहायता किया था। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना की देन है, तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी, 51 से 56 आप बोल दीजिए, फिर दूसरा चला था 56 से 61 और तीसरा 61 से 66। तो आप लगा लीजिए किस पंचवर्षीय योजना में बना था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसका देन था। और इसी के बाद योजना विकास हुआ था 66 से 69, ये भी आप याद रखिएगा। तो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र, लोहा और स्टील संयंत्र 1964 में स्थापित हुआ था और यहाँ 10 वर्षों बाद 1974 से उत्पादन स्टार्ट हुआ। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि ये जगह कहाँ है, तो बोलिएगा देखिए बोकारो लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो बोकारो में बोल दीजिएगा। और बोकारो में कहाँ है, तो माराफारी में। कहाँ है, माराफारी। कौन सा जगह है, तो ये है माराफारी। और यही नहीं, इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखना चाहिए कि ये जो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र है वो सेल के तहत काम करता है। सेल जो कि एकदम बहुत बड़ी कंपनी है सेल, जिसको बोलते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। ये भी कोयला कहां से लेगा, बोकारो है भाई, कोयला बगल में इसका है, धनबाद झरिया से ले लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उद्योग में 4-5 और मुख्य उद्योग है, वो आपको देखना है और याद कर लेना इसको। तो पहला उद्योग फिर यहां लेते हैं, वो तो मुख्य रूप से 2 था, इसके अलावा और भी उद्योग है। तो देखिए एल्युमिनियम उद्योग मूरी रांची में है एल्युमिनियम उद्योग। 1938 में यह स्थापित हुआ इंडियन एल्युमिनियम कंपनी के तहत, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी के तहत स्थापना हुआ। और यहाँ बॉक्साइट जो मिलेगा वो लोहरदगा देता है। कौन देता है इसको, मूरी रांची को जो बॉक्साइट मिलता है वो कौन देता है, लोहरदगा। दूसरा आपका HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है ना, ये हटिया में है, हटिया आपका रांची में है। 1938 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसमें सहायक देश 2 थे, रूस और चेकोस्लोवाकिया। मैंने क्या बोला, चेकोस्लोवाकिया। थोड़ा स्पीड में बोलिएगा, मजा आ जाएगा। 1963 से उत्पादन शुरू हुआ और इसका जो लक्ष्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको बहुत बड़ा माना था, बोला था कि अगर ये आता है उद्योगों का मंदिर कहा जाएगा। उद्योगों का मंदिर मतलब उद्योग के लिए बहुत अच्छा चीज है ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय थे और उन्होंने ऐसा बोला था। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। जितने भी उद्योग थे ठीक थे, मतलब अपने पैरों पे खड़ा करना। क्या था ना, अंग्रेज लूट के सब चले गए, सब छिन भिन कर दिए, तो अपने पैर पे खड़े होंगे तब तो मजबूत होंगे ना। अब HEC की 3 यूनिट है, कौन सी, फाउंड्री फोर्ज जो कि चेकोस्लोवाकिया और रूस की सहायता से बनाई गई। दूसरा है भारी मशीन औजार संयंत्र, ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बनाई गई। और तीसरा है भारी मशीन निर्माण संयंत्र, ये रूस के सहयोग से बनाई गई। आगे बढ़ते हैं, उर्वरक उद्योग, ठीक है ना। अब उर्वरक मतलब क्या होता है, अरे वही जो खाद वगैरह होता है ना, वही। सिंदरी, ये धनबाद में है सिंदरी। भारत का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी धनबाद है, ठीक है। 1951 में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके सहायता से स्थापित हुआ था आपका सिंदरी धनबाद उर्वरक उद्योग का, ठीक है। 1951 में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से स्थापित हुआ था। अगला आते हैं सीमेंट उद्योग। झारखंड में पहला सीमेंट उद्योग जपला में खोला गया था। जपला है आपका पलामू में और 1921 में खोला गया था ये। 4 प्रमुख सीमेंट उद्योग और भी हैं, पहला है झींकपानी। कभी कभी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि झींकपानी बताइए कहां है, तो आप बोलिएगा पश्चिमी सिंहभूम। कहां है, पश्चिमी सिंहभूम। दूसरा है सिंदरी, हाँ सिंदरी, यह धनबाद में। तीसरा है आपका खलारी रांची में और चौथा है लाफार्ज जमशेदपुर। आप देखे होंगे बहुत बार कि लाफार्ज सीमेंट घर बनाते होंगे तो वो दिखता होगा, तो वो जमशेदपुर से आता है। अगला है आपका
यहां देखिए विस्फोटक कारखाना, इंडियन एक्सप्लोजिव फैक्ट्री, ये बता देता हूं मैं, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया, इंडियन एक्सप्लोजिव फैक्ट्री गोमिया कहाँ है, बोकारो में है। इसकी स्थापना हुई थी 5 नवंबर 1955 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं झारखंड में 4 औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं। औद्योगिक विकास प्राधिकरण का काम क्या होता है, जिस क्षेत्र में ये लगे होंगे वहां का उद्योग को आगे बढ़ाना। जिस क्षेत्र में ये होंगे, जैसे 4 जगह पे है ना, आइडा, राइडा, बाइडा, स्पाइडा, तो जिस जगह पे ये 4 जगहों पे होंगे उस क्षेत्र का पूरा औद्योगिक डेवलपमेंट करेंगे ताकि भारत आत्मनिर्भर बने और भारत विकास की सीढ़ी पर ऊपर हो, है ना। अब देखेंगे एक एक करके। पहले देखते हैं हम आइडा। आइडा आइडा यानी आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, झारखंड में टोटल है 5 प्रमंडल और इन 5 प्रमंडलों में है टोटल 24 जिले। तो 5 प्रमंडल को एक बार आप दिमाग में मैपिंग कर लीजिए, कहां कहां कैसे कैसे हैं। 4 तो यहां दिखेंगे आपको, 5वां भी दिखा दिया जाएगा। आइडा ये आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसका जो क्षेत्राधिकार है संपूर्ण कोल्हान प्रमंडल पर है। अब कोल्हान प्रमंडल कहां है, सबसे नीचे चले जाइए, जहां अभी मैं बता रहा था पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये 3 आते हैं। यानी कोल्हान प्रमंडल में कितने जिले आए, तो 3 जिले। ये भी याद करते जाइएगा। तो आप याद रखिएगा, आइडा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का जो क्षेत्राधिकार है वो संपूर्ण कोल्हान प्रमंडल पर है। पहला हो गया। दूसरा रायडा, इसको रायडा, रियाडा भी कहते हैं। इंग्लिश बोलने वाले पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। जैसे हम एक वर्ड लिखते हैं, बुरा ना मानेंगे, एक वर्ड लिखते हैं, अब कुछ लोग तो इंग्लिश वाले हंसने लगेंगे, पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, बहुत लोग मूवमेंट, कई लोग बोलते हैं मूवमेंट, कई लोग बोलते हैं मोमेंट। दूसरा है मिनट। खैर चलिए, मेरी इंग्लिश मत सुनिए, वही अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा है आपका रायडा, इसको रियाडा भी कह सकते हैं आप, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। अब ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्राधिकार 2 प्रमंडलों पर है। तो ये संपूर्ण दक्षिणी छोटा नागपुर और संपूर्ण पलामू प्रमंडल, तो ये 2 जगहों पे है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने जिले हैं, तो 5 जिले। दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने हैं, 5 जिले। कौन कौन, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची और खूंटी। कौन कौन, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची और खूंटी। और पलामू प्रमंडल में है 3, पलामू, गढ़वा, लातेहार, ये सभी आप जानते भी होंगे। तो ये टोटली 3 प्रमंडल हो गया, 2 और यहाँ हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब आता है बियाडा। बियाडा है बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। इसका जो क्षेत्राधिकार है संपूर्ण उत्तरी छोटा नागपुर। आपको बताते चले कि इसमें 7 जिला और झारखंड का सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा जिलों वाला प्रमंडल या बड़ा बोल दीजिए प्रमंडल, वो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर। इसमें 7 जिले आते हैं, सबसे ज्यादा जिलों वाला प्रमंडल 7 जिला उत्तरी छोटा नागपुर। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद। ठीक है ना। चलिए अगले पे चलते हैं। स्पियाडा। तो स्पाइडा या स्पियाडा एक ही बात है। संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। अब इसमें देखिए संपूर्ण संथाल परगना में टोटल जिले आएंगे 6, गोड्डा, साहबगंज, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़। तो इस प्रकार आप जोड़ लीजिए, जिले हो जाएंगे आपके टोटल 24। यहां पे आपका 3, 5, 8, 8, 3, 11, 7, 18, 6, 24, ये आपके 24 जिले भी हो गए। तो ये एक बार दिमाग में आप रिसाइकल कर लीजिएगा। अब आते हैं, जब आप उद्योग लगा लीजिएगा तो आप आवागमन का रास्ता खोजिएगा कि भाई राष्ट्रीय राजमार्ग हो, या फिर आप कहां भेजते हैं। जब टाटा स्टील बना लेती है, टाटा जो कंपनी है, या फिर बोकारो इस्पात संयंत्र, या जो भी है आपका, वो गोमिया वाला ले लीजिए, है ना, या फिर सीमेंट उद्योग ले लीजिए, कोई भी, तो आयात निर्यात करेंगे ना, कुछ चीजें ले जाएंगे, कुछ चीजें लाएंगे। तो उसके लिए आपका 2 राजमार्ग है, मुख्य रूप से 2 राजमार्ग। वैसे राजमार्ग देखिएगा, मार्ग देखिएगा ना, मार्ग 3 प्रकार के, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, जिला सड़कें और अन्य सड़कें भी आते हैं कुछ। खैर उससे मतलब नहीं है। NH मतलब नेशनल हाईवे, SH मतलब स्टेट हाईवे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई, ध्यान दीजिएगा, ये 2019 का ही डाटा है, ये भी
लेकिन ये है 3253। आप इसको ज्यादा मत मानिएगा, आप मानिएगा 31 मार्च 2019 वाला। हो सकता है 2020 का डाटा कुछ और चेंज हो जाए, कुछ सड़कें होता है कि बनते रहती हैं, तो टाइम टू टाइम ये चेंज हो सकता है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन आप याद रखिएगा 3367 किलोमीटर। हो सकता है कि एग्जाम में ये डाटा ना दे कि ये दे दे, तो आपको दोनों याद रखने हैं, बस दोनों में थोड़ा सा फर्क है। 3253 किलोमीटर और यहाँ है आपका करेंट लेटेस्ट जिसको बोलते हैं, ये है लेटेस्ट, ये है लेटेस्ट 3367 किलोमीटर। ये है टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड में, झारखंड में बोल रहे हैं हम। अब सबसे लंबा झारखंड का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH33, ये 33 से याद रखिए, बस तीन बैठा दीजिए, 333.50 किलोमीटर। ठीक है, बरही से बहरागोड़ा तक आपको कमेंट करना है कि बहरागोड़ा कहाँ है। ठीक है, बहरागोड़ा कहाँ है, गुड्डा मत बोल दीजिएगा, खैर देख लीजिएगा ये कैसे कैसे जाती है। तो बरही तो हजारीबाग में है, बरही फिर हजारीबाग फिर रांची फिर महुलिया फिर बहरागोड़ा तक जाती है और इसकी लंबाई है कुल 333.50 किलोमीटर। झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा आते हैं सेकेंड लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ दे, तो NH114A जिसकी लंबाई है 275.5 किलोमीटर और ये गिरिडीह से दुमका तक जाती है। डुमरी यानी गिरिडीह से शिकारीपाड़ा दुमका तक। आपको एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, कमेंट जरूर करिएगा, ये शिकारीपाड़ा क्यों फेमस है, राजनीतिक मामलों को लेके या किस मामले को लेके फेमस है। शिकारीपाड़ा में जरूर कुछ ना कुछ बात है। चलिए, SH यानी स्टेट हाईवे यानी राजकीय राजमार्ग, क्या मैंने बोला, राजकीय राजमार्ग, तो इसकी कुल लंबाई है 2653.6 किलोमीटर। 2653.6 कितना, 2653.6 किलोमीटर। और सबसे लंबा SH जो है SH24 183 किलोमीटर दुमका से साहबगंज तक, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है, तो ये थी आपकी बहुत सारी बातें, बहुत सारा चीज मैंने आपको बता दिया। अब कुछ बातें, दो चार बातें मैं आपसे कर लूं तो वो भी याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछता है कि एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहाँ है, तो बोलिएगा करगाली है बोकारो में। और भारत में टोटल झारखंड में 7 कोल वासरी हैं। कोयला हमारा दामोदर घाटी क्षेत्र हो गया, उत्तरी कोयल घाटी क्षेत्र हो गया, बहुत जगह मिलता है, कोयला का भंडार बहुत बढ़िया है। तो टोटली आपको मैंने झारखंड का भौगोलिक परिदृश्य दिखाया। कुछ चीज़ अगर हो सकती है छूटी है तो वो बाद में कभी भी आपको बता दिया जाएगा। मेरे अनुसार कुछ भी नहीं छूटा है। झारखंड का भौगोलिक परिदृश्य जो मुझे बताना था वो कंप्लीटली मैंने बता दिया। ठीक है ना, ये विस्तृत रूप से हुआ। अगर आप इतना याद रखते हैं तो आपका भूगोल हम बता देते हैं आपको। अगर आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चे बच्चियां, अगर आप इतने को याद करते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट में है ये, तो आपको मैं बता दे रहा हूं भूगोल, झारखंड का जो भूगोल है वो आपका 30% मुट्ठी में हो गया, 30% मुट्ठी में। और आपको मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, अगर जेपीएससी या जेएसएससी सीजीएल, मैं यहां नाम भी लिख दे रहा हूं, जेपीएससी या जेएसएससी सीजीएल, ये दो, ठीक है, इन दो एग्जाम में, बाकी किसी भी एग्जाम में मैं बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन पूछते हैं मान लीजिए 10 झारखंड के भूगोल से, तो आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पक्का यहां से केवल इस वीडियो से बता दीजिएगा, इन 3 पार्ट से। गारंटी मैं किसी भी चीज का नहीं दे रहा हूं, यहाँ जीके है, जीएस वाला पार्ट है, सॉरी, जीएस में गारंटी नहीं होती है, लेकिन एक विश्वास होता है। और काफ़ी दिनों से मैं जब पढ़ा रहा हूं तो इतना तो विश्वास है ज़रूर। तो वो बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ध्यानपूर्वक देखें। और आप लोग से मेरी एक शिकायत है, शिकायत का मौका आप मत दें, कमेंट जरूर करें। जब आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट में ये आपको करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अच्छा पढ़ा रहे, मत कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये जरूर कमेंट करें कि जैसे मैंने पूछा शिकारीपाड़ा का है, आपको पता है तो जरूर करिए। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका कमेंट जरूर करिए, पिछले वाले वीडियो भी देखिए, कमेंट जरूर करिए, ताकि मुझे ये लगे कि ये बच्चा मन से पढ़ रहा है। आप गलत कमेंट भी कर सकते हैं, उसका मैं जवाब दूंगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा, लेकिन आपका काम बनता है तो आप अपने काम को करिए तरीके से, और मुझे भी अपने काम को तरीके से करने दीजिए। और कहा गया है कि टीचर को तब तक मजा नहीं आता है, मन नहीं लगता पढ़ाने में, जब तक बच्चे केयर नहीं करते हैं, बच्चे सीखते नहीं हैं। आप बढ़िया से सीखें ना, आपको तरह तरह के नए चीज मतलब ला ला के दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी रही। लेकिन आप थोड़ा वीडियो को अच्छे से देखिए, फिर समझिए, पढ़िए, आपको पढ़ने के लिए ही मैं यहाँ खड़ा हूँ बस। तो आप समर्पण दिखाइए, थोड़ा पढ़िए। मैं ये नहीं बोलता हूँ, मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो में अच्छी अच्छी बातें लिखिए, कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिखिए, लेकिन जवाब जरूर दीजिए। समझ में आया? तो चलिए, अब मैं कल झारखंड का राजनीतिक परिचय, संपूर्ण राजनीतिक परिचय लाऊंगा, और उसको जरूर देखिएगा, अच्छे से वीडियो देखिएगा। तो कल के लिए वेट कीजिए।
और जितना मैंने पढ़ाया तब तक रिवीजन कर लिए, क्योंकि मैं सारा बताने के बाद, भौगोलिक परिचय, राजनीतिक जितने भी परिचय बताने के बाद लास्ट में आपका क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। उसमें एक मार्क्स भी रखा जाएगा आपको कि कितने मार्क्स आप लाए हैं, वो आप ही करिएगा, मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।